सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 2016 आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम के 50 जो क्वेश्चन थे आपके साइंस से के वो 50 क्वेश्चन साइंस के सारे को हम लोग जो है देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसके पहले हम लोग जो है मैथ के 50 जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे वो सारे 50 क्वेश्चन 2016 के मैथ के क्वेश्चन कर चुके हैं और ये जो है आपका साइंस का होने वाला है। तो ये भी वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे जो है आपके साइंस के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे तो 51 नंबर क्वेश्चन बोला है। इसके पहले जो है 50 क्वेश्चन जो थे आपके मैथ के थे तो वो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो बोल रहा है आपका, जब किसी झील जो है झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो इसका आकार हो जाएगा। यानी कि यदि आपका एक झील है, ओके, ये मान लीजिए झील है, इसके सतह में जो है एक वायु का बुलबुला है, ये अगर उठकर यहाँ पे आएगा तो इसका आकार जो है यहाँ पे आकार के क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे जब आएगा तल पे तो तल से जो है सतह पर आएगा तो वो आकार में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे आप, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ से तल से जब ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो है काफ़ी जो है यहाँ पे टिक लगा हुआ है। तो ये जो है सेट जो है आपका थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो जो है आपके यहाँ पे बच्चे जो पढ़े हुए हैं वो जो है इस सेट को फिल कर चुके हैं। तो कुछ जो ऐसे है क्वेश्चन जिसका आंसर गलत जो है यहाँ पे पिकअप किया गया है, इसलिए यहाँ पे इस पर इग्नोर रखना है। आपको जो हम बता रहे हैं वही आप देखिएगा, ओके। चलिए तो 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या, वायु में 400 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। तो हमने पहले ही आपको आवृत्ति का जो है फार्मूला बता रखा है। आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है, वायु में जो है वायु में चाल क्या होता है, वायु में उस जो है ध्वनि का चाल, वायु में आपका ध्वनि का चाल होता है, क्या होता है वायु में ध्वनि का चाल। तो आप सी मान लीजिए या कुछ भी मान सकते हैं सी, और बट्टा में आपका ध्वनि तरंग की लंबाई जो है कितनी है वो। तो यहाँ पे आपका सी जो है दे रखा हुआ है 400 और बाटा में आपका दे रखा हुआ है यहाँ पे लंबाई जो दे रखा हुआ है 80 दे रखा हुआ है। तो बाटा में 80 हो जाएगा। अब 400 और बाटा में 80 कीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि 400 जो है ऊपर वाला आपका मीटर पर सेकेंड में दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड में, लेकिन जो है आपका लंबाई जो है 80 जो है सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है। किस में दे रखा हुआ है, सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है। इसलिए आप इस मीटर पर सेकेंड को क्या कर लीजिए, सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। किस में चेंज कर लीजिए, सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 400 से 8 कैंसिल करेगा कितने बार में, 50 बार में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 50 और यहाँ पे 10, 50 गुने 10 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है 500 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा हुआ है। बोल क्या रहा है कि एक वस्तु का संवेग 10 kg मीटर पर सेकेंड है, उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। यानी कि 2 सेकेंड में रोकने के लिए उसको बल की आवश्यकता क्या होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको दे रखा हुआ है P इक्वल टू 10 दे रखा हुआ है। यदि आप P यानी कि संवेग का फॉर्मूला बताएं हम आपको, तो P इक्वल टू एम भी होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे P की जगह पर एम भी लिख सकते हैं। और ये जो है आपका 10 जो है kg मीटर पर सेकेंड दे रखा हुआ है। तो यहाँ से आप यदि V का मान फाइंड आउट कीजिएगा तो आपका 10/m आ रहा है। क्या आ रहा है, 10/m आ रहा है। और यहाँ पे आपको निकालना क्या है, बल निकालना है। क्या निकालना है, बल। तो F इक्वल टू आपका क्या होता है, ma होता है। क्या होता है, ma। और m जो है यहाँ पे रहने देते हैं और a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, v/t लिख सकते हैं कि नहीं, v/t। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। यानी कि वेग में जो परिवर्तन होता है उसको, उसके दर को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। तो इसलिए a के जगह पर यानी कि a का जो फार्मूला यानी त्वरण का फार्मूला जो होता है v/t होता है। इसलिए v/t यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे m ऑलरेडी पहले से है और इंटू में आपका v के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, 10/m। तो 10/m लिखिएगा और पहले से t बटा में है तो t का मान कितना है, 2। तो
2 लिख दीजिए। तो 2 से 10 कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बार में, और एम कैंसिल आउट, यानी कि 5 जो है सिर्फ आपको आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 5 न्यूटन जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपका बोल रहा है क्या कि किसी पिंड का संवेग 3 गुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो भी आपका उसका स्क्वायर, यानी कि उसके स्क्वायर के बराबर हो जाती है। किसके स्क्वायर के बराबर, ये 3 जो है गुना इसका स्क्वायर, किसका, इस 3 का स्क्वायर के बराबर, तो 3 का 9 हो जाएगा, यानी 9 गुनी हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप का संवेग जो है, पहले मान लीजिए संवेग आपका P=mv है। यदि आप इसको 3 गुना कर देते हैं तो आपका 3mv हो जाता है। क्या होता है, 3mv हो जा रहा है। अब यहाँ पे इसका निकालिएगा गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। ओके, अब यहाँ पे इसका निकालिएगा गतिज ऊर्जा, तो 1/2 इंटू में mv, यानी 3 गुना है तो 3 का 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पे mv²। ओके, तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं 9 से गुना, यानी कि यहाँ पे 9 कॉमन हो रहा है, तो इसलिए 9 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जा रहा है, जो है 9 गुनी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या कि सहसंयोजक बल अधिकतम होता है। तो सहसंयोजक बल सबसे अधिक जो है किस में होता है, तो पहले हम लोग सहसंयोजक बल जो है समझते हैं। यदि आप किसी दीवार वगैरह पे छिपकली को देखे होंगे तो वो भी जो है दीवार पर चिपक की रहती है, क्यों, वो भी आपका सहसंयोजक के कारण। और सबसे अधिक सहसंयोजक बल जो होता है वो ठोस में होता है। यदि ठोस को एक साथ क्या कीजिएगा, टच कराइएगा, एक साथ रगड़िएगा, एक साथ उसको ज्वाइंट कीजिएगा, तो सबसे अधिक यानी सबसे तेज़ी से वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ठोस में सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, यदि द्रव को यानी कि पानी को यदि दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार पर से पानी जो है नीचे तक आ जाता है। और गैस को यदि छोड़ा जाए तो गैस तो इधर उधर भटकने लगेगा, तो ये तो हो भी नहीं करेगा, सहसंयोजक बल ज़्यादा इसमें। लेकिन ठोस को यानी कि कोई आप यही उठा लीजिए, मान लीजिए कि एक मिट्टी का जो है ढेला, मिट्टी का जो ढेला में पानी मिलाकर और उसको ठोस के रूप में गोल कर लीजिए और उसको आप दीवार पर मारिएगा तो जल्दी वहाँ पे एक ही जगह वो चिपक जाएगा। लेकिन द्रव को फेंकिएगा तो द्रव नीचे तक फिसल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे सहसंयोजक बल किस में अधिक हुआ, ठोस में हुआ। यानी ठोस कौन था आपका, वो मिट्टी का ढेला। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी होता है। तो 860 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इसको याद रखिएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका क्या बोल रहा है कि जिस तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर एक ही मान होता है वो है, यानी कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट किस ताप पर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो वो आपका -40 डिग्री होता है। किस क्या होता है, -40 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है -40 डिग्री इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल क्या रहा है कि एक गेंद क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर एक तल से लुढ़क रही है। यह गेंद विराम अवस्था से 7 मीटर लुढ़कने में कितना समय लगेगी। यानी कि 30 डिग्री के कोण से वो आपका जो है लुढ़क रही है। तो यह गेंद जो है विराम अवस्था से 7 मीटर जो है लुढ़कने में कितना सेकंड लगेगी, तो वो आपका हो जाएगा 2 सेकंड। क्या होगा, 2 सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको हम लोग बनाएंगे तो x y मानकर चलना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको पेंडिंग में रखते हैं। जब हम मैथ का सेशन कराएंगे तो उसमें हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दाएं हाथ की हथेली के नियम से क्या ज्ञात होता है। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से आपका जो है विद्युत धारा की दिशा भी ज्ञात होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात होता है, बल की दिशा भी ज्ञात होता है। यानी कि दक्षिण हस्त नियम जो है आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। ये सभी जो है ज्ञात होते हैं दक्षिण हस्त नियम से। ओम का नियम जो है चैप्टर है आपका 10th में, उस जो है चैप्टर में आप पढ़े होंगे दक्षिण हस्त नियम। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या
कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। यदि इसको मीटर में लिखा जाए तो 9.46 गुना 10 का पावर आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। ओके, तो यदि आप मीटर में चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इसमें 1000 से भाग करना होगा, और 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका 1000 से आपको गुना करना होगा, और 1000 से गुना करेंगे तो 10 के पावर 15 मीटर जो है आपका सही उत्तर के रूप में आ जाएगा। ओके, तो यदि आपको मीटर में पूछे तो आप 10 के पावर 15 कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल है, तो 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल आपका 10 के पावर 7 अग्र के बराबर होता है। किसके बराबर? 10 के पावर 7 अग्र के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दूरदृष्टि बिंदु 2 मीटर जो है दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस शक्ति का लेंस उपयोग करना होगा? तो आपका लेंस का सूत्र जो होता है P=1/f होता है। क्या होता है? P=1/f होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दूरदृष्टि बिंदु जो है आपका 2 मीटर दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है? 2 मीटर दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको यानी कि f का मान जो है 2 मीटर दे रखा हुआ है, तो 1 हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे P=1/f लिखे थे। ओके, तो 1/f लिखे थे, तो इक्वल टू में आप लिखिएगा 1 तो है ही गया, पहले से ऑलरेडी है, और बट्टा में आपका f के जगह पर क्या लिखिएगा? 2 मीटर, तो 2 मीटर, और ये आपका मीटर में है, तो ऊपर वाला जो है आपका मीटर में ही है, ऊपर वाला भी आपको मीटर में और ये भी मीटर में। यदि आपका ये सेंटीमीटर में दे रखा होता तो इसको भी ऊपर वाला को सेंटीमीटर में बदलना पड़ता। तो यहाँ पे आपका 1/2 जो है आ रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो यानी कि 0.5 आएगा, और 0.5 हम देखेंगे ऑप्शन को, तो ऑप्शन में ए में भी दिया है और बी में भी दिया है। लेकिन आपका दूरदृष्टि दोष जो है किस में होता है? दूर जो है आपका दूरदृष्टि दोष का निवारण जो होता है किस लेंस से होता है? आपका उत्तल लेंस से होता है। क्या किससे होता है? उत्तल लेंस से होता है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो आपका ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस में जो है ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। ओके, तो ऋणात्मक होने की वजह से जो है 0.5 डायोप्टर माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपका क्या बोल रहा है कि क्रिया व प्रतिक्रिया बल करते हैं। क्रिया व प्रतिक्रिया बल जो है कार्य करते हैं, यानी किस प्रकार से? तो एक ही वस्तु पर क्षैतिज धरातल पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो विभिन्न वस्तुओं पर। तो ये जो है आपका क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है आपका विभिन्न वस्तुएं पे ही होता है, एक प्रकार के वस्तु पे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ट्रक है और एक और दूसरा ट्रक है, दोनों एक ही वजन के हैं और दोनों का जो है क्षमता है एक ही है, तो दोनों एक दूसरे को टकराएंगे और दोनों एक दूसरे को टकरा कर धक्का देंगे। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रक और ये ट्रक दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो ये जो है आगे पीछे होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका भी क्षमता वही है जितना इसका क्षमता है। तो इसलिए जो है विभिन्न वस्तुओं पर जो है आपका ये क्रिया और प्रतिक्रिया वाला बल जो है कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल क्या रहा है कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है निम्न के संरक्षण का नियम है। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम जो है आपका संवेग संरक्षण पे आधारित होता है। क्या किस पे होता है? संवेग संरक्षण। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है, आपका न्यूटन का तृतीय नियम बोलता है, और वो तृतीय नियम जो है संवेग से रिलेट करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या कि किसी दिए गए तार के टुकड़े का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किसी जो है आपका, जैसे मान लीजिए कोई तार है, उसके टुकड़े का प्रतिरोध जो है निर्भर नहीं करता है वो किस पर? जैसे मान लीजिए लंबाई दे रखा हुआ है, मोटाई दे रखा हुआ है और तापमान दे रखा हुआ है। तो ये जो है आपका तीनों इस सब पे निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आपका तार कितना भी द्रव्यमान का हो, उस पर जो है उसका प्रतिरोध
डिपेंड नहीं करता है। यदि लंबाई बढ़ाई जाएगी तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, मोटाई पर यानी मोटाई बढ़ेगी तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और तापमान जो बढ़ाया जाएगा तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कितना भी भारी हो तार उससे उसके प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है, आपको इसको याद रखना है। ओके, तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा है तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की औसत चाल जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। यदि रेलगाड़ी पहले 30 मिनट 40 किलोमीटर चलती है, फिर तब अगले 30 मिनट रेलगाड़ी जो है औसत चाल क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यदि आप औसत चाल की बात करते हैं तो एवरेज चाल यानी कि आपका मान लीजिए ए वी, इसको भी और ए भी मान लीजिए, या फिर इसको कैंसिल आउट कीजिए और क्या मान लीजिए, औसत चाल बराबर आपका फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है, औसत चाल बराबर सिर्फ औसत ही लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। औसत चाल बराबर आपका होता है 2 × V1 × V2 और बट्टा में V1 + V2, क्या होता है, V1 + V2 होता है। तो यहाँ पे आप यदि देखिएगा तो V1 और V2 जो है पहली चाल और दूसरी चाल है, क्या है, पहली चाल को V1 माने हैं और दूसरी का चाल को V2 माने हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा तो पहली चाल निकालिएगा तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो आपका एवरेज हो गया, तो 60 इधर रहने देते हैं और उसके बाद 2 है तो 2 इंटू में आप V1 निकालिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 मिनट में जो है आपका कितना चल रही है, 40 किलोमीटर। तो जब आधा घंटा में आपका 40 किलोमीटर चल रही है तो 1 घंटा में जो है कितना चलेगी, 80 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पे आपका पहली चाल जो है 80 किलोमीटर पर आवर निकल गया। आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे 30 मिनट में 40 किलोमीटर चल रही है तो 1 घंटा में जो है आपका 80 किलोमीटर चलेगी, और यही जो है इसका 80 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगा, पहला हो गया। अब उसके बाद दूसरा चाल जो है नहीं दिया है तो V2 इसको इसी तरह रहने देते हैं, और बटा में आपका V1 कितना हो गया, आपका 80 हो गया, और V2 नहीं दे रखा हुआ है तो प्लस में V2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे 30 बार में कैंसिल हो जाएगा 60, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे यह V2 जो है इधर 30 गुना कीजिएगा, तो हम जो है थोड़ा सा इसको बैक करते हैं और गुना करेंगे तो क्या होगा आपका, इस तरह जो है आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा ना तो आपका 48 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। आप ये वाला फॉर्मूला को यूज करके बना लीजिए, क्या, कौन सा, औसत चाल इक्वल टू आपका 2V1 × V2 और बटा में V1 + V2। ओके, तो आपको यहाँ पे V1 यहाँ पे ज्ञात हो ही चुका है 80 किलोमीटर, और यहाँ से आपका 60 किलोमीटर औसत जो है ज्ञात हो ही चुका है, इसलिए आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है 48, यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी चलने की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है वो क्या कहलाता है, तो वो जड़त्व कहलाता है। आप गति का नियम में भी पढ़े होंगे कि गति के नियम में भी आपको जड़त्व जब पढ़ाया गया होगा तो आप पढ़े होंगे कि जड़त्व जो है चलने के विरोध करता है, यानी कि आप यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहने का प्रयास कीजिएगा, और यदि जब तक जो है आप पे कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, तो यही जो है आपका जड़त्व का नियम भी होता है और गति का जो है फर्स्ट लॉ भी होता है। तो यहाँ पे जड़त्व का जो है अपनी चलने की स्थिति में परिवर्तन का विरोध जो है आपका जड़त्व के कारण ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है क्या कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर जो है कहाँ अधिक होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 1 नंबर ऑप्शन तो बोला है कि हर जगह समान होता है, भूमध्य रेखा पर 0 होता है, ध्रुव पर 0 होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है। तो आपका मान लीजिए ये आपका पृथ्वी हो गया, और ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, और ये आपका ध्रुव हो गया। कौन सा ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो ये भूमध्य रेखा से यहाँ पे अगर ध्रुव की ओर बढ़िएगा तो यहाँ पे जितना गुरुत्वीय त्वरण होगा उससे काफ़ी अधिक गुरुत्वीय त्वरण जो है ध्रुव पर होगा, क्या होगा, ध्रुव पर होगा, यानी ध्रुव पर बढ़ता है और भूमध्य रेखा पर जो है मिनिमम होता है, और सबसे अधिक जो है आपका ध्रुव पर होता है। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका चुंबक हो गया, आप देखिएगा तो ये ऐसे 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 मिलती है, ऐसे ऐसे मिलती है, कभी भी एक दूसरे को क्या है प्रतिच्छेद या काटती नहीं है, इसलिए आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये आपका दर्शाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है इकाई है किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का। आपको याद होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है इकाई होता है, एसआई यूनिट होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोला गया कि 1 वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध लगभग होता है, तो 1 वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है आपका 10 के पावर 5 ओम होता है। इसको आपको याद रखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस शोर को के क्वेश्चन को देखे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। 10 के पावर 5 मीटर जो 10 के पावर 5 ओम जो है आपका 1 वोल्ट मीटर आंतरिक प्रतिरोध का के जो है लगभग बराबर होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 72 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या कि जब बर्फ के टुकड़े को ऊष्मा दी जाती है तो इसका ताप मतलब क्या होता है। तो जब बर्फ़ के टुकड़े को ऊष्मा दी जाएगी तो पहले जो है उसका ताप जो है बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, यानी कि पहले पूरा ताप उसका बढ़ेगा, उसके बाद धीरे 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 स्थिर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही बोल रहा है, आपका पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या कि एक 20 ओम के प्रतिरोध तार को खींचकर उसकी प्राथमिक लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध जो है क्या होता है। तो जब दोगुना की बात करें ना, प्रतिरोध यानी तार की लंबाई को जब दोगुना करने की बात करें तो इसमें जो है आप कितना से गुना कर दीजिएगा, 4 गुना, यानी 4 से गुना कर दीजिएगा। यदि 3 गुना बोले तो 3 से आप कितना से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा तो 3 चौका 12। तो यहाँ पे 2 गुना बोल रहा है तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8 हो रहा है, क्या हो रहा है 8 हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 80 जो है ओम हो जाएगा। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आपका क्या बोल रहा है कि 20 ओम दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है 20 ओम के प्रतिरोध तार को खींचकर उसकी प्रतिरोध लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है। तो उसकी प्रतिरोध लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि 2 को दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि 4 गुना हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 4 गुना। यदि 3 गुना बोलता तो 3 में 2 से गुना कर देता तो 6 गुना होता। 4 गुना बोलता तो 4 में 2 से गुना कर देते तो आपका कितना होता, 8 गुना होता। तो यहाँ पे 2 में 2 गुना बोल रहा है कि 2 गुना कर दिया जाता है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 में 2 से फिर से गुना करेंगे तो 2 यानी कि 4 गुना होता है। यानी कि आप 4 को 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80 जो है आपका सही उत्तर होगा, यानी कि 80 ओम जो है आ जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि वोल्ट प्रति एम्पियर को कहा जा सकता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को जो है ओम कहा जाता है। कैसे कहा जा सकता है, आपका प्रतिरोध का जो सूत्र होता है आपका क्या होता है, प्रतिरोध बराबर आपका विभवांतर, यानी कि विभवांतर या वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विभवांतर और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, धारा होता है, क्या होता है विद्युत धारा होता है। तो सिर्फ धारा लिख लेते हैं। तो प्रतिरोध को आप किससे डिनोट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध की जगह पर ओम हो गया और आपका विभवांतर की जगह पर क्या हो जाएगा, आपका विभवांतर की जगह पर वोल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विभवांतर का जो है आपका एसआई यूनिट वोल्ट होता है, भी होता है, और बट्टा में धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पे आप एम्पियर लिखेंगे तो यहाँ पे वोल्ट प्रति एम्पियर जो है आ रहा है ओम के इक्वल। तो ओम के इक्वल ही जो है आपका वोल्ट प्रति एम्पियर आ रहा है, इसलिए आपका ओम जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन है। एक सूखे सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड निम्न में से किससे बना होता है। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो है आपका जस्ता से बना होता है। किससे बना होता है, जस्ता से बना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 को यदि आप H2O से अभिक्रिया कराइएगा तो आपका क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। और ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और ये जो है अम्लीय होगा। तो इसलिए आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्ल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी अम्लीय सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की जो है ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती है। क्या होती है,
घटती है, क्षारीय प्रकृति जो है आपका घटती है। तो यहाँ पे बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की क्षारीय प्रकृति जो है आपका घट जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे भारी कण कौन सा है। तो सबसे भारी कण जो है आपका न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका बोल रहा है क्या कि क्वांटम सिद्धांत जो है आपका, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत जो है आपका प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? प्लांक ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है प्लांक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि कच्चे फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको तो जानते होंगे, क्या किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। लेकिन एसिटिलीन गैस का आपका आणविक सूत्र क्या होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो वो क्या होता है आपका? मेथ एथ, यानी कि 2 नंबर सी वाला 2 नंबर होगा, और 2 नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही दे रखा हुआ है, इसलिए मेथ एथ पहले होता है। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स नॉक आपका होता है, इस तरह से होता है। तो मेथ एथ आपका एथिन चाहिए, यानी कि ए से चाहिए, तो एथ यानी 2 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 2 नंबर जो है सी का वैल्यू कहाँ 2 नंबर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखा हुआ है C2H4, यानी कि एसिटिलीन, इसी का आणविक सूत्र होता है एसिटिलीन, यानी कि आणविक सूत्र का आणविक सूत्र जो है C2H4 होता है एसिटिलीन का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। तो कृत्रिम रेशम जो है आपका गैलेक्टोज से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? गैलेक्टोज से तैयार किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। इसको याद रखना होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका बोल रहा है क्या 82 नंबर क्वेश्चन, पीले फास्फोरस को रखते हैं। तो पीले फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? हम लोग पीले फास्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं। किसमें? जल में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जल जो है सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है वो आपका वाष्प घनत्व के वृद्धि क्रम में रखा गया है। किसके क्रम में? वाष्प घनत्व के वृद्धि के क्रम में रखा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका बोल रहा है क्या कि 84 नंबर क्वेश्चन है, स्याही में चमक लाने व उसे फैलने से रोकने के लिए उसमें मिलाते हैं, यानी कि स्याही में क्या मिलाते हैं जिससे वो फैले ना और जो है उसमें चमक आ जाए। वो क्या होता है? आपका गोंद होता है, गोंद उसमें मिलाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, गोंद जो है स्याही में मिलाया जाता है उसकी चमक और फैलने से रोकने के लिए। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपका बोल रहा है क्या कि कौन सी अधातु जो है तत्व कक्ष ताप पर, यानी कि कक्ष ताप पर द्रव होती है या आपके कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ब्रोमीन होती है, और ब्रोमीन का सूत्र Br2 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जल की कठोरता का मापन किसके पदों में किया जाता है। तो जल की कठोरता का मापन जो है आपका CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के कार्य से किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। और 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह है। तो पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट जो है लाल दवा के रूप में इसको जाना जाता है। यदि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करें तो ये जो है आपका जल के जो है शुद्धिकरण के लिए उपयोग में आता है, यानी कि जल में जो भी कीटाणु वगैरह होता है उसमें जो है CaOCl2 यानी कि इसे विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। इसे हाइपरक्लोराइड यानी कि कैल्शियम हाइपरक्लोराइड भी बोला जाता है, और इसका जो है आपका सिंपल नेम जो है विरंजक चूर्ण होता है। तो इसका प्रयोग जो है जल के अणुओं, यानी कि जल के जो आपके कीटाणु होते हैं उसको दूर करने के लिए, उसको मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट जो है लाल दवा के रूप में आ जाएगा, आंसर सही है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि PVC का पूरा नाम क्या होता है। तो PVC का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसको सही, ये जो है ऑप्शन नंबर सही है, इसको याद रखना है। ओके, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या कि लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का शुद्धतम रूप जो है आपका पिटुआ लोहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, ब्राउनी गति क्या है। तो ब्राउनी गति जो है परिक्षेपण माध्यम में
कणों का टकराना, यानी कि कोई भी माध्यम है उसमें कण जब टकराती है उसे ही बराउनी जो है कहते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम में कणों का टकराना जो है आपका बराउनी गति के अंतर्गत आ जाएगा, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है क्या कि पदार्थों को गर्म करने पर परिमाण होता है, पदार्थ को गर्म करने पर आपका भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्षारीय धातु बोल रहा है। क्षारीय धातु क्या होता है? लवण होता है। क्षारीय धातु यानी कि आप क्षार को यदि भस्म को धातु से अभिक्रिया करवाइएगा तो मान लीजिए आपका भस्म जो है वो NaOH है। क्या है? NaOH है। अब इसको जो है किसी भी धातु से अभिक्रिया कराइएगा, मान लीजिए क्लोरीन से ही हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा और प्लस में H2O बन जाएगा। तो NaCl जो है आपका क्या हो गया? लवण हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है लवण बनाती है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युत धनात्मक तत्व क्या है? तो वो आपका जेनॉन होता है। क्या होता है? जेनॉन। XE से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है जो है आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है आपका जेनॉन होता है। और सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। यहाँ पे इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि क्रोमियम का निकाला जाए तो आपका 2S13 जो है आएगा। इस तरह निकाल लीजिएगा 1s2 2s2 2p6, इस तरह तो आप पढ़े ही होंगे, तो यहाँ पे आप इस तरह निकाल सकते हैं। ओके, 95 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको दिख रहा होगा क्या बोल रहा है कि लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। HgNO3 होता है। क्या होता है? HgNO3 इसका आणविक सूत्र रहता है और इसे जो है किस तरह बोला जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के रूप में जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पे लूनर कास्टिक किससे जाना जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के रूप में जाना जाता है लूनर कास्टिक। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आपको दिख रहा होगा क्या बोल रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो 19 वाले जो है परमाणु क्रमांक के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा वो आपको निकालना है। तो 1s2 निकाल सकते हैं, 1s2 2p6 1s2 2s2 और उसके बाद 2p6 3s2 इसी तरह निकालिएगा। तो और तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 हो गया और 3p6 आपका 18 हो गया, 12 6 18 हो गया। उसके बाद 3p6 के बाद 4s क्या होगा? 18 19 नंबर है, 19 है तो 18 को हो ही गया और 1 चाहिए तो 1 हो गया। और 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? आपके 1 हो गए। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 यानी लास्ट में आपका 1 आ रहा है, तो इसलिए आपका इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपका 1 हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आप इस सीन पर देख पा रहे होंगे। तो बोल रहा है क्या कि मार्स गैस होती है। तो मार्स गैस किसे बोलते हैं? CH4 को बोलते हैं। CH4 क्या होता है? आपका मीथेन होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। तो इसलिए आपका मार्स गैस के रूप में मीथेन को जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका बोल रहा है कि स्टार्च बहुलक है। तो स्टार्च बहुलक जो है आपका अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। किसका होता है? अल्फा ग्लूकोज का होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपका बोल रहा है कि सामान्यतः अम्लीय वर्षा में जल का pH मान क्या होता है? तो जल का pH मान वो भी अम्लीय वर्षा में 4.6 होता है। कितना होता है? 4.6। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन और आज के इस सेशन का लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो आपका बोल रहा है क्या कि जल की कठोरता का कारण क्या है? तो जल की कठोरता का कारण आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम है। यदि आप किसी भी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम को डाल दीजिएगा तो जल काफ़ी मात्रा में कठोर हो जाएगा। ओके, तो ये जो थे दोस्तों आपके 2016 एंट्रेंस एग्जाम के आपके साइंस के 50 क्वेश्चन थे और ये जो है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हुए होंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा भी लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, क्या लगा क्या नहीं लगा आप अपना एडवाइस वगैरह जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पे ही रहिए। कोरोना की इस महामारी में, कोरोना की इस जंग में खूब इससे जंग से लड़ने के लिए आप घर पे ही पढ़ाई कीजिए। ओके, तो अगले वीडियो में मिलेंगे सोशल साइंस यानी कि जीके के पार्ट को लेकर। चलिए धन्यवाद।